A very good morning to everyone those are watching this video. This is Sanjay Singh. I welcome you in my concept classes. So my dear friends, as we complete uh, many portion of this particular chapter, so my dear friends, let's start the today's topic from the criticism of the constitution. जैसा कि मैंने हर लेक्चर में आपको बोला है कि अगर आपको मेरा लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ ऑन द नोटिफिकेशन ऑफ द for the videos, right? So please subscribe for my request. Let's start the today's topics. The topic is here, criticism of the constitution. Why the criticism of the constitution? We understand in this particular lecture. So my dear friends, मैं आपको अगर बोलूँ कि आखिरकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्रिटिसिज्म क्यों हुआ, क्या कारण थे, तो बहुत सारे जो क्रिटिक्स थे उन्होंने, यानी कि जो आलोचक थे, उन्होंने आलोचना की. उनके पास तथ्य भी थे, इसके बेस पर उन्होंने आलोचना की. और एक्चुअल में आलोचना देखा जाए तो लायक भी था, और अगर हम बोलें तो नहीं भी था. क्यों? क्योंकि हमें उस समय हम ऐसे हालात से गुजर रहे थे. अगर हम नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के अगर सजग में होते, हर चीज़ अपने आप से यानी कि नई चीज़ जनरेट करते, तो बड़ा समय लग जाता. हम हर चीज़ को कवर नहीं कर पाते. इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अच्छा एक डिसीजन लिया. कुछ चीज़ें हमने यानी कि लगभग अप्रॉक्स 60 कंट्रीज से हमने कॉन्स्टिट्यूशन को देखकर अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया. दूसरी बात, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें जो जो इंडियन एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था 1935, इस एक्ट से बहुत सारा पोर्शन हमने यानी कि कॉपी किया और उसको अपने अकॉर्डिंग रैंक चेकिंग करने के बाद अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट कर लिया उसे. तो चलिए बात करते हैं हमारे यानी कि जो क्रिटिसिज्म हुआ उसके ऊपर. तो बहुत से लोगों ने बोला कि ये यानी कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बोरोड किया गया है. तो जो आलोचक थे उन्होंने कहा कि ये जो यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, उसमें कुछ भी न्यू नहीं है और ना ही कोई चीज़ ओरिजिनल है. ठीक है, उसको ऐसे डिस्क्राइब कर दिया कि यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, एक बैग है जिसमें यानी कि बहुत सारी चीज़ें उधार लेके भरी गई हैं. हौच पोच कॉन्स्टिट्यूशन. हौच पोच मतलब जैसे बाजार में जाओ, लौकी ले लो, भिंडी ले लो, तोरी ले लो, सब एक थैले में डालकर हौच पोच कर दो, मतलब उस टाइप का. तो इस तरीके से इन्होंने यानी कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को हौच पोच बोला. मतलब बहुत सारी 60 कंट्री में गए और यहाँ से उठाया, वहाँ से उठाया, यहाँ से उठाया, इस तरीके से इन्होंने अपने तरीके से बोला कि इन्होंने हौच पोच कर दिया. लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने चीज़ों को समझा, उसको यानी कि वहाँ से लिया, लेकिन हमारे देश की स्थिति को समझने के बाद, उसे छानबीन करने के बाद हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट किया है. तो हम ये कह नहीं सकते कि ये बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है. इट्स ए बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन. देयर इज ए इसमें नो डाउट, राइट. सो इसमें कोई भी डाउट नहीं है. बट हमने बहुत सारा यानी कि छानबीन करी, जिसके बाद उसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया है. सो दोनों तरफ से तथ्य वैलिड हैं, जो दोनों चीज़ों को मैं यानी कि एक पैरेलल वे में समझाते हुए चलूँगा आपको. और दिस इज़ बिकॉज ये क्यों हुआ, द फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे मेड नेसेसरी मॉडिफिकेशंस इन द फीचर्स ऑफ बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सुटेबिलिटी टू द इंडियन कंडीशंस सेम द अवॉइडिंग द फॉल्ट्स, यानी कि फॉल्ट्स को हटाकर. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को यानी कि हमने क्या किया, हमारे जो फ्रेमर्स थे उन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन को यानी कि वहाँ से उठाया, इनकी जो फॉल्ट्स थी, कमियाँ थी, उनको हटाकर हमने अच्छी अच्छी चीज़ों को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया. ठीक है. वाइल द आंसरिंग अबाउट द क्रिटिसिज्म कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इन सभी यानी कि क्रिटिसिज्म हो रहे थे, इन सभी को आंसर देने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आए और उन्होंने कहा, जो यानी कि क्या थे, वो एक चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के. उन्होंने कहा, अगर कोई इसका जवाब चाहते तो उसका मैं जवाब दे सकता हूँ. वन लाइक्स आस्क वेदर देयर कैन बी एनीथिंग न्यू. कोई भी मुझे ये बता दे कि आजकल के इस समाज में क्या कौन सी चीज़ नहीं है. ठीक है, इतने यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो बने हैं ऑल ओवर जो वर्ल्ड में हिस्ट्री क्रिएट करी गई है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में मुझे बता दे कि कौन सी चीज़ नहीं है. मोर देन, उन्होंने कहा कि बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं. एक ऐसी कंट्री है जो लगभग 100 ईयर से भी ज़्यादा समय हो गया है, उसका फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन उसमें भी कोई चीज़ यानी कि नई नहीं पाई गई है. सो उसको ड्राफ्ट किया गया है. इट वॉज बीन फॉलोड मैनी कंट्रीज, और उस कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत सारी कंट्रीज़ के द्वारा फॉलो किया गया है. ठीक है, और उसी को यानी कि क्या किया गया है, रिटन वे में लिखा गया है. मतलब कहने का जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, और उसको देखकर बहुत सारी कंट्रियों ने अपने ऊपर
एज इट इज़ इम्प्लीमेंट कर लिया, लेकिन हमने तो बहुत चीज़ें छानबीन करके करी हैं, ये जवाब दिया। फिर उसके बाद व्हाट द स्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शुड हैज़ लॉन्ग बीन सेटल्ड। उन्होंने कहा कि आखिरकार कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका एक्चुअल में स्कोप क्या है जो सेटल्ड कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली उसी तरीके से व्हाट आर द फंडामेंटल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान के मूलभूत क्या मूलभूत सिद्धांत मौलिक तत्व क्या है सिद्धांत के, ठीक है। आर रिकॉग्नाइज ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो पूरे यानी कि वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज किए गए हैं। गिवन दीज फैक्ट्स, ये सभी फैक्ट्स उन्होंने बताए। द कॉन्स्टिट्यूशन इन देयर मेंस प्रोविजंस मस्ट लुक सिमिलर, इसी तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा जो सिमिलर दिख रहा है, ठीक है। ओनली न्यू थिंग्स, कोई भी यानी नई चीज़ है। इफ़ देयर कैन बी एनी, कोई भी नई चीज़ हो इन द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम सो लेट, जो बाद में लेट में यानी कि ड्राफ्ट किया गया है। इन द डे द वेरिएशंस मेड द रिमूव फॉल्ट्स एंड एकोमोडेट्स इन द नीड ऑफ द कंट्री। हमने क्या किया है, हमने सबसे बाद में अपना कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि इम्प्लीमेंट किया है। हमने वो सभी वेरिएशंस जो थे, जो यानी कि डिफ़िकल्टीज़ को क्रिएट कर रहे थे, फॉल्ट्स को क्रिएट कर रहे थे, उसको हटाया है। जिसके बाद हमने अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग जो उसकी नीड थी उस पर हमने ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करी है, ऐसा बताया उन्होंने। द चार्ज प्रोड्यूसिंग ब्लाइंड कॉपी, ठीक है। चार्ज प्रोड्यूसिंग ऑफ ब्लाइंड कॉपी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द अदर कंट्रीज इज़ बेस्ट। आई एम श्योर, मैं पूर्ण तरीके से कहता हूँ कि बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो अंधे तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा बोरो किया और इम्प्लीमेंट कर लिया। आई एम श्योर, मैं ये पूर्ण तरीके से बोलना चाहूँगा। ऑन एन एडिक्वेट स्टडी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने इस चीज़ को यानी कि इम्प्लीमेंट किया अपने देश पर, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ बोलना चाहूँगा, मैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी स्टडी करने के बाद, उसको समझने के बाद मैंने इसे इम्प्लीमेंट किया है, ऐसा बोला। बहुत से जो यानी कि क्रिटिक्स थे उन्होंने ये भी बोला, जो आलोचक थे उन्होंने बोला कि ये कार्बन कॉपी है ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ये पूरा वहीं से इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। लेकिन हुआ क्या, दे कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन एज ए कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी क्या मतलब, हम लोग क्या करते हैं, एक पेज लिया, ठीक है, उसके नीचे जस्ट यानी कि उसके ऊपर कार्बन रखा, फिर उसके ऊपर एक पेज रख दिया और फिर उसके ऊपर लिखना स्टार्ट करते हैं। जैसा ऊपर लिखते हैं वैसे नीचे उतर जाता है। तो नीचे वाली जो कॉपी होती है उसे बोलते हैं कार्बन कॉपी। इसी तरीके से इन्होंने बोला कि ये कार्बन कॉपी है यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का, ऐसा बोला। और ये उसे ये भी बोल रहे थे कि एक अमेंड वर्जन है, यानी कि उसको थोड़ा अमेंड करने के बाद पूरा एज एन एम्प्लीट यानी कि इम्प्लीमेंट कर लिया। फॉर एग्जांपल उसमें से बोलने वाले जो थे जो एन श्रीनिवासन थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया, उन्होंने बताया कि दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोथ इन लैंग्वेज एंड सब्सटेंसेस क्लोजली कॉपी ऑफ एक्ट ऑफ 1935। जो एन श्रीनिवासन थे उन्होंने ऑब्जर्व किया और बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसमें यानी कि जो यानी कि क्या बोलते हैं, यानी कि जो एक्ट है उसको पूरा यानी कि भाषा भी सेम वही है, उसी के जो सब्सटेंसेस उनको एज इट इज़ यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में रख दिया है। सिमिलरली उसी तरीके से आइवोर जेनिंग जो थे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट से, ठीक है, यानी कि ब्रिटिश संविधानवेत्ता थे, ठीक है। उन्होंने बताया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यानी कि ड्राइव करता है क्या डायरेक्टली फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, यानी कि पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से निकल के आ रहा है, ठीक है। विच इनफैक्ट मैनी इट्स प्रोविजन आर कॉपीड ऑलमोस्ट टेक्सटेडली, ठीक है। फर्दर कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि पूरा वहीं से यानी कि कॉपी किया गया है, लिया गया है। फर्दर उसके बाद यानी PR देशमुख थे, उन्होंने भी बताया कि अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो हमारी भारतीय संविधान क्या बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, ठीक है। तो उन्होंने भी ये बताया कि उन्होंने यानी कि कमेंट किया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसेंशियली ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट विद अडल्ट फ्रेंचाइजीज खाली ऐड किया गया, इसमें है खाली इस यानी कि अडल्ट फ्रेंचाइजी जो वोट देने का अधिकार है उसको खाली ऐड किया है, बाकी सेम पूरा तुमने उतार दिया है। सेम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उनका आंसर देते हुए बोले कि अबव द क्रिटिसिज्म, जितने भी ऊपर क्रिटिसिज्म हुए हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उन्होंने एक वे बताया, एक रास्ता बताया, एज एन एक्यूजन डेट द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ रिप्रोड्यूस्ड, उन्होंने यानी कि दोबारा से रिप्रोड्यूस किया एक गुड पार्ट ऑफ द प्रोविजन, यानी कि उसको दोबारा से प्रोड्यूस किया है, लेकिन वो जो प्रोविजन है सारे अच्छे हैं, ठीक है, एक अच्छा पार्ट रखा गया है ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, यानी कि हालांकि हमने वहाँ से लिया है लेकिन उसके सारे पार्ट्स जो हैं हमने अच्छे तरीके से रखे हैं। उन्होंने कहा कि आई मेक नो अपोलोजाइज, मैं कोई भी यहाँ पर क्षमा किसी से नहीं मांगूंगा।
देयर इज नथिंग टू बी असेम्ड, मैंने कोई यानी कि मेरे लिए कोई यानी कि गंदी बात नहीं है कि असेम्ड मतलब यानी कि मैं किसी से क्षमा प्रार्थी नहीं हूँगा क्योंकि मैंने कोई चीज़ बोरो की है, मैंने किसी से उधार लिया है। आई इन्वॉल्व्स नो पिलग्रिम्स, मैंने कोई भी यानी कि दंडनीय अपराध नहीं किया है। नो बडी होल्ड्स एनी पेटेंट राइट्स, कोई भी यानी कि किसी के पास यानी कि पेटेंट राइट नहीं है इन द फंडामेंटल आइडियाज़ में ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। व्हाट आई एम सॉरी, क्यों मैं सॉरी बोलूँ किसी को, डेट द प्रोविज़न मेक फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, मैंने उस पर यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से यानी कि कुछ प्रोविजंस निकाले हैं जो रिलेट करते हैं मोस्टली डिटेल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो डिटेल्स है उससे पूरे तरीके से यानी कि संबंध रखते हैं। फिर उसके बाद यानी कि तीसरा नंबर जो है वो बताता है कि अन इंडियन एंड एंटी इंडियन, ये भी बताया गया कि ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो यानी कि अन इंडियन है और एंटी इंडियन है। तो कहने का मतलब ना भारतीय है और यानी कि भारतीय का विरोध करता है, ऐसा बोला। तो इसके अकॉर्डिंग बहुत सारे यानी कि क्रिटिक्स थे उसको बोले, तो अकॉर्डिंग टू द क्रिटिक्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अन इंडियन आर द एंटी इंडियन बिकॉज इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द पॉलिटिकल ट्रेडिशन एंड द स्पिरिट ऑफ द इंडिया, यानी कि इसमें भारत की ना तो ट्रेडिशन देखने को मिलता है ना ही उसकी आत्मा देखने को मिलती है इसके अंदर है। तो बहुत सारे लोगों ने कहा दे सेड द फॉरेनर नेचर, यानी कि इन्होंने कहा कि इसका जो नेचर है फॉरेन नेचर है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स इज अनसुटेबल टू द इंडियन सिचुएशन, वो यानी कि उनकी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि इंडिया की भाषा यानी कि भाषाओं में पले बड़े हों, वो उनकी जो एजुकेशन को उन्होंने अडाप्ट किया उसी भाषा में उन्होंने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन उठा के रख दिया। हमें यानी कि जिस हिंदी भाषा में कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए था, हिंदी की पूरी उसमें यानी कि हिंदी का में यानी कि क्या बोले कल्चर, हिंदी का पूरा लैंग्वेज, हिंदी का मतलब जो भी प्रेस्टीज है उसको चाहिए था, वो ऐसा नहीं मिला इसमें, ठीक है। अनवर्केबल इन इंडिया, ये भारत में काम नहीं करेगा इन द कॉन्टेक्स्ट कि हनुमंतिया ने बोला कि ए मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर थे, उन्होंने कमेंट किया कि वी वांटेड, हम चाहते थे कि वीणा का म्यूजिक और सितार का म्यूजिक होना चाहिए, लेकिन हमें तो यानी कि ब्रिटिश बैंड के आगे नचा दिया, ऐसा बोला, ब्रिटिश बैंड का म्यूजिक मिला, ठीक है। तो मतलब कहने का है कि हमें भारतीय भाषा, भारतीय यानी कि विचारधारा चाहिए थी, लेकिन हमें पूरा क्या मिला, अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी विचारधारा मिली, ऐसा बोला। डेट वाज बिकॉज, ये क्यों था, आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वर एजुकेटेड, वो क्यों एजुकेटेड हुए थे डेट वे, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे वो हिंदी भाषा में यानी कि एजुकेटेड नहीं थे, वो यानी कि इंग्लिश एजुकेशन लेकर यानी कि अच्छे तरीके से एजुकेटेड थे, पीएचडी होल्डर थे, बहुत सारे यानी कि एजुकेटेड पर्सन थे, तो इसलिए उन्होंने उस वे में यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को राइट किया, उसकी उन्हीं जैसी समझ थी। सिमिलरली लोकनाथ मिश्रा थे, उन्होंने अनादर मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, उन्होंने भी ये बताया, उन्होंने भी क्रिटिसाइज किया कॉन्स्टिट्यूशन एज ए स्लेविश इमिटेशन, उन्होंने कहा कि ये भी एक स्लेविश इमिटेशन है ऑफ द वेस्ट, यानी कि ये कहते हैं कि हमने अपने आप को ब्रिटिश के यानी कि अधीन कर दिया, ये स्लेविश इमिटेशन का मतलब यही होता है किसी के अधीन कर देना। तो और ये भी कहा कि मच मोर आ स्लेविश सरेंडर, और हमने उन्हीं को अपने आप को समर्पण कर दिया, ठीक है, टू द वेस्ट, जो यानी कि पश्चिमी देश से आए थे हमारे ऊपर हुकूमत करने के लिए 250 साल तक, जिसने हम पर हुकूमत की, जो ब्रिटिशर्स थे। फर्दर जो लक्ष्मण नारायण जो थे साहू जी, उन्होंने यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर थे, उन्होंने भी ऑब्जर्व किया और कहा कि आइडियल ऑन विच दिस ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, जो आदर्श हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जिस पर ये ड्राफ्ट किया गया है, नो मैनिफेस्ट, इसमें कोई भी मैनिफेस्ट देखने को नहीं मिलता है रिलेशन किसके बीच में, फंडामेंटल स्पिरिट ऑफ इंडिया का, यानी कि मूलभूत जो आत्मा है हमारे भारत की वो देखने को नहीं मिलती है। द कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जो कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन वुड नॉट प्रूव टू सुटेबल, वुड ब्रेक सून आफ्टर ब्रिंग ब्रॉट द ऑपरेशन, कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो नहीं प्रूव हो रहा है एक सुटेबल एंड उसको यानी कि ब्रेक डाउन सो आफ्टर बीइंग द थ्रोट ऑफ द ऑपरेशन, किसी ऑपरेशन के दौरान उसे यानी कि तोड़ा जा सके। अब बात आती है बहुत अच्छी, वो क्या है, अनगांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन। एन अनगांधीयन मतलब इसमें गांधी जी की कोई विचारधारा ही नहीं मिलती है। तो अकॉर्डिंग टू द क्रिटिक्स, यानी कि जो आलोचक थे, उन्होंने कहा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक अनगांधीयन, मतलब उसमें गांधी जी की कोई विचारधारा ही नहीं मिलती है, बिकॉज इट डज नॉट कंटेन द फिलोसॉफी ऑफ आइडियल्स ऑफ द महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जी की कोई भी विचारधारा को यानी इन्होंने इंक्लूड नहीं किया।
जिसको यानी कि हमारे भारत का यानी कि पिता भी कहा जाता है, राष्ट्रपिता ऑफ इंडिया, यानी कि राष्ट्रपिता, भारत का जो राष्ट्रपिता कहा जाता है, फादर ऑफ द नेशन, राइट। सो they opined that the constitution should have raised built upon the village। इनके हिसाब से क्या होना चाहिए था कि इनको वर्क करना चाहिए था विलेज पंचायत के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट पंचायत के ऊपर, ठीक है। मतलब कुल मिला के कहना था म्यूनसिपैलिटी या पंचायती राज के ऊपर, ये जो बाद में आया उसके ऊपर वर्क करना चाहिए था। इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इसी कॉन्टेक्स्ट में क्या हुआ, सेम मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो मेंबर्स थे, जैसे मैं बात करूँ कि जो हनुमंतिया थे, उन्होंने कहा कि डेट इज़ एग्जैक्टली द काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है महात्मा गांधी डिड नॉट वांट, जो कभी यानी कि महात्मा गांधी नहीं चाहते थे, और कभी भी उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है। टी प्रकाशम एक अनदर मेंबर थे किसके, यानी कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, उन्होंने भी कहा कि लैप्स टू अम्बेडकर नॉन पार्टिसिपेशन इन द गांधीन मूवमेंट, गांधी जी के मूवमेंट में आपने कभी यानी कि पार्टिसिपेट नहीं किया, एंड एंटागोनिज्म टुवार्ड्स द गांधी, यानी कि आप एंटी हो किसके, गांधी जी के आइडियाज़ के, इसीलिए आपने इस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसमें कोई भी गांधी जी की फिलोसफी आई ही नहीं। ये भी बताया गया कि एलिफेंट साइज का हमारा यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन है। तो क्रिटिक्स ने ये भी बताया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है टू मच बल्कि, यानी कि बहुत ज़्यादा बल्कि है, डिटेल्ड है, ठीक है, और कंटेन करते हैं बहुत सारे अननेसेसरी एलिमेंट्स जो इनकी ज़रूरत ही नहीं, ऐसा बोला गया। तो सर आइवर जोनिंग है, उन्होंने कहा कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनिस्ट थे, ठीक है, जो ब्रिटिश के थे, ऑब्जर्व किया कि जो यानी कि प्रोविजंस हैं बोरोड किए गए हैं किससे, वर नॉट ऑलवेज वेल सेलेक्टेड। उन्होंने कहा कि डैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन जनरली स्पीकिंग वाज टू मच लॉन्ग, यानी कि बहुत बड़ा लंबा है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। उसी के बाद दिस कॉन्टेक्स्ट एचबी जो कामना थे, ए मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, उन्होंने कमेंट किया कि जो इसका जो चिन्ह लिया गया है वो एक एलिफेंट का लिया गया है। दिस परहैप्स, इसी शायद से इसी हिसाब से अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि इतना बल्किस्ट है जैसा एक हाथी हो, इस तरीके से बताया। इसीलिए इनको कहा गया कि आई एम श्योर, मैं कह सकता हूँ कि हाउस डज नॉट एग्री, मेरे से सहमत नहीं होगा, वी शुड मेक द कॉन्स्टिट्यूशन एन एलिफेंट साइज। इसी तरीके से मेरे यानी कि पूरा सदन मेरे से सहमत नहीं होगा, लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, वो क्या है कि हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है एक हाथी के जैसे बड़े साइज का बनाया है, ऐसा बोला उन्होंने। अब बात आती है पैराडाइज टू लायर्स ऑफ द लायर्स, यानी कि यहाँ पर जो वकील थे उनके लिए क्या खोल दिया, एक दरबार खोल दिया विभेद करने का, जिसमें यानी कि वो अपने बारे में विवेचना कर सकें किसकी, कि आलोचकों के अनुसार भारत का संविधान जो है अत्यंत विविधतापूर्ण तथा जटिल है, ठीक है। उनके जो विचार थे उस जिस कानूनी भाषा और मुहावरों में शामिल किया गया, ठीक है, उनके चलते संविधान एक जटिल यानी कि दस्तावेज बन गया है। वही सर आइवर जेनिंग इसे वकील यानी कि वकीलों का यानी कि कहा गया कि ये स्वर्ग कहा गया है। क्यों? इस संदर्भ में यानी कि जो क्या बोलते हैं एच के जो यहाँ पर बोल रहे हैं, देखिए ये एच के जो महेश्वरी थे, ठीक है, एच के महेश्वरी बोलते हैं कि मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, उन्होंने कहा कि ट्राइंग टू मेक मोर लिटिजियस, मोर इंक्लाइंड to go the court truthful and less likely to follow the methods of the truth and non-violence, यानी कि यहाँ पर नॉन वायलेंस को ज़्यादा वर्चस्व दे दिया गया है और यानी कि ट्रथ के लिए लोग यानी कि ज़्यादा कोर्ट जाएंगे, ऐसा बना के रख दिया इन्होंने है। सो फिर उसके बाद बताया कि यानी कि इफ़ आई एम से, अगर मैं कहना चाहूँ द ड्राफ्ट रियली लायर पैराडाइज, वकीलों का क्या है किस्म से, वकीलों का स्वर्ग बन गया है, मतलब वकीलों के लिए स्वर्ग बन गया है, खूब अच्छे से कमेंट करेंगे, अच्छे से पैसा कमाएंगे, ऐसा बोल दिया गया। उसने कहा कि इट ओपन्स द वास्ट एनवियस लिटिगेशंस एंड विल टू गिव आवर एबल एंड इग्निशियस लायर टू प्लेंटी ऑफ द वर्क टू डू। सिमिलरली जो यानी कि पी.आर. देशमुख थे, उन्होंने भी कहा कि मैं कहना अगर चाहूँ तो आई वुड लाइक टू से however draft the articles, जितने भी आर्टिकल ड्राफ्ट किए गए हैं, have to been brought before house, ठीक है, उसको यानी कि पहले लिया गया हाउस से। डॉक्टर जो अम्बेडकर ने कहा, जो देखा था टू माई माइंड, जो मेरे दिमाग में चल रहे थे, टू बी फॉर टू फॉर पॉन्डेरियस,
like the ponderous tomes of the law manuals, a document dealing with constitution hardly uses much more padding, so much verbiage. ठीक है, एक मिनट में थोड़ा कुछ देखता हूँ। कुछ चीज़ों की मैं हिंदी बोल देता हूँ, आप उनको समझ लीजिएगा, क्योंकि इस कंटेंट लास्ट वाले कंटेंट को मैं नहीं पढ़ पाया था। तो उसी प्रकार जो संविधान सभा के अन्य सदस्य यानी कि जैसे PR देशमुख जो ने कहा कि मैं कहना चाहूँगा कि सदन के समक्ष डॉक्टर जो अंबेडकर जो अनुच्छेदों का प्रारूप प्रस्तुत किया मेरी समझ में अत्यंत भारी भरकम है। यानी कि जो अभी मैंने बताया कि जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने ये क्या बोलते हैं जो आर्टिकल्स को यानी कि रिप्रेजेंट किया था, उन्होंने कहा कि ये समझना मेरे लिए बहुत ही बड़ी चीज़ है। तो इसलिए जब मैं नहीं समझ पा रहा हूँ तो लोगों को भी दिक्कत पड़ेगी ये समझना। ये बात सत्य है, क्योंकि पढ़े लिखे ही लोग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को समझ पा रहे हैं, अदर लोग यानी कि उसका एक किलम से खिलवाड़ बन के रह जा रहे हैं। ठीक है, मेरी समझ में भारी भरकम, ठीक है, इतना हो गया। फिर उसके बाद कहा कि संविधान में संबंधित कोई दस्तावेज इतना अधिक अनावश्यक विस्तार व शब्दांडर का इस्तेमाल नहीं करता, शायद इनके लिए ऐसे दस्तावेज को तैयार करना कठिन था। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि सिंपल वो बोलना चाह रहे थे कि आप जिस तरीके से ये आर्टिकल इतने बड़ी चीज़ों को इम्पोज किया है, एक नॉर्मल आदमी की समझ से परे है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बट टू अवर मिसफॉर्चून that was not to be, and we have been burdened with the much words, so and towards which could have been very easily eliminated, उसको जल्द ही मिटा दिया जाएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस लेक्चर में इतना ही। अगर मुझसे कोई लास्ट में थोड़ी गलती हुई होगी, मुझे जहाँ तक मुझे लग रहा है, मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैं लास्ट वाले लेक्चर को मैं इस स्लाइड को पढ़ ही नहीं पाया था। एक्चुअल में ये लास्ट में अभी निकली, तो मैंने जितना मुझसे हो सकता है मैंने समझ के बता दिया। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस लेक्चर में इतना ही। जुड़े रहिए मेरे साथ, देखते रहिए मेरे चैनल को, कॉन्सेप्ट क्लासेस बाय संजय सिंह। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।